एपिसोड नंबर 11 की शुरुआत होती है। अंजू अपने फादर को देख के उन्हें गले लगा लेती है और सारे बच्चे रूम से बाहर निकल जाते हैं। इधर इंसू उस रूम में पहुंचता है जहां एक प्लेयर छूट गया था। उसे लगता है कि इंसू ज़ॉम्बी नहीं बल्कि नॉर्मल है और वो इंसू से कहता है कि तुम भी यहीं रुक जाओ, बाहर जाओगे तो ज़ॉम्बी बन जाओगे। तभी इंसू कहता है कि बताओ सान कहाँ है। इस पे वो आर्चरी प्लेयर बोलता है कि उसे नहीं पता सान के बारे में। अब इंसू कहता है कि भाग जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। प्लेयर भी अब समझ जाता है कि ये ज़ॉम्बी है। फिर इंसू कहता है कि क्या तुम्हें भूख लग रही है, और ये कह के वो खुद ही उसे काट लेता है और उसे ढकेल कर कहता है कि यहाँ से भाग जाओ। दूसरी तरफ अंजू के फादर सबको बताते हैं कि पहाड़ी से होते हुए शहर में जाने का रास्ता है। तभी ये फिर से भागते हुए कोर्ट के अंदर पहुंच जाते हैं। ये गेट बंद कर लेते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी गेट को तोड़ के अंदर घुस जाते हैं। अब अंजू के फादर एक फ्लेयर लाइट को जला के सारे ज़ॉम्बी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और सबको वहां से निकलने के लिए कहते हैं। वो सबको बाहर निकाल के गेट बंद कर लेते हैं। तभी अंजू अपने फादर का हाथ देखती है जिस पर ज़ॉम्बी ने पहले से ही काट रखा था, इसलिए वो बाहर नहीं गए थे और सारे ज़ॉम्बी उन पर अटैक कर देते हैं। अंजू ये सब देख के बहुत दुखी होती है और वो वहीं रोने लगती है। तभी सान और सोहयुक अंजू को वहाँ से ले जाते हैं। अब सारे स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में चले जाते हैं जो हमने फर्स्ट एपिसोड में देखी थी। तब नमारा बोलती है कि ये जगह सेफ नहीं है, यहाँ आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं। इस पे सारे स्टूडेंट एक विंडो से एक एक करके बाहर निकल के बैठ जाते हैं। तब नमारा कहती है कि धीरे धीरे बात करो, वो हमें सुन सकते हैं। हम देखते हैं कि अंजू अपने फादर को सोच सोच कर रो रही होती है और आर्चरी गर्ल उसका मुंह बंद कर रखी होती है। अब सान अंजू के पास आता है। अब हमें मिस्टर ली की डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है जहां वो कहते हैं कि इस वायरस ने इंसानों को मार दिया है। मरे हुए इंसान तो फिर भी मरे हुए होते हैं, लेकिन जो इंसान बदल गए हैं उनका क्या। अब हम उस आर्चरी प्लेयर को देखते हैं जो एक तीर से इंसू को उसकी गर्दन में मारता है, लेकिन इंसू को कुछ नहीं होता और देखते ही देखते वो आर्चरी बॉय भी ज़ॉम्बी बन जाता है। इधर सब बैठ के सोच रहे होते हैं कि अब हम क्या करें। तब आर्चरी गर्ल और मिजन कहते हैं कि हम सीनियर हैं, इसलिए हम अलग अलग डायरेक्शन में जाकर पता लगाएंगे कि यहाँ से निकलने का क्या रास्ता है। इधर हम सान और अंजू को अपने पेरेंट्स के बारे में सोचकर दुखी होते हुए देखते हैं और सान पुरानी बातें सोचने लगता है कि वो कैसे पहले से ही अंजू को पसंद करता था। इधर इंसू उस रूम में पहुंच जाता है जहां से अंजू के फादर ने उनको बाहर निकाला था। तभी इंसू एक ग्रुप मेंबर को देखता है और कहता है कि अरे तू भी ज़ॉम्बी बन गया, और उसे एक किक मारकर गिरा देता है और तभी वो पहाड़ी का रास्ता देख लेता है। उधर कैप्टन एक्सपेरिमेंट करता है जहाँ पे 2 ज़ॉम्बी पहले से हैं। वो वहाँ का साउंड फ्रिक्वेंसी बढ़ा देता है और तब उन्हें पता चलता है कि ज़ॉम्बी साउंड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और तेज़ आवाज़ इनसे बर्दाश्त नहीं होती है। अब ये लोग कुछ जगह सिलेक्ट करते हैं जहाँ साउंड फ्रिक्वेंसी बढ़ा के ज़ॉम्बी को इकट्ठा किया जा सके। इधर नामारा की तबीयत भी बिगड़ने लगती है। उसे इंसानी मांस खाने की इच्छा बहुत तेज से होने लगती है। जैसे ही वो सोयू को काटने जाती है वो खुद को कंट्रोल करती है और अपने ही हाथ को काट लेती है। सोयुक नमारो को शांत कराता है और कहता है तुम ठीक हो, तुम्हें जब भी मुझे काटने का मन हो तुम मुझे काट लेना। अब सोयुक नमारा की आंख पर पट्टी बांध देता है। आर्चरी गर्ल और मिजन आकर बताते हैं कि उन्हें आसपास कोई रास्ता नहीं मिला है। तभी सान कहता है कि कोई एक छत पे जाके ज़ॉम्बी को अपने पास अट्रैक्ट करेगा और बाकी लोग पहाड़ी के रास्ते निकल जाएंगे। इस पर अंजू और बाकी लोग कहते हैं कि अब कोई अपनी जान खतरे में नहीं डालेगा। तभी नमारा बताती है कि हेलीकॉप्टर आ रहे हैं और वो कुछ बोल रहे हैं। तभी नमारा सुन के ये बताती है कि ये शहर खाली करवा रहे हैं और ये बॉम्ब गिराने वाले हैं। कुछ ही देर में ये स्कूल पर भी बॉम्ब गिराएंगे। जल्दी से हमें सेफ जगह पर पहुंच जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि साउंड फ्रिक्वेंसी तेज करके ड्रोन्स को शहर में निकाला गया है और ज़ॉम्बी साउंड सुन के इकट्ठा भी होने लगे हैं। दूसरी तरफ इन्हें इंसू की आवाज़ सुनाई देती है। तभी सान परेशान होकर कहता है कि ये अभी तक मरा क्यों नहीं, इतनी बार मारने के बाद भी वो जिंदा है।
तभी कर्टेन हटाते हुए इंसू वहाँ आ जाता है और वो सान को मारने लगता है। तभी सोहयुग सान को बचाने आता है, पर इंसू उसे धक्का दे देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ भी एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं। इधर सोहयुग को बाकी लोग ऊपर उठा लेते हैं। सान और इंसू बहुत पतली जगह पर लड़ाई कर रहे होते हैं और देखते ही देखते इंसू सान के हाथ पर काट लेता है और अपना बदला ले लेता है। फिर सान इंसू को धक्का दे देता है और वो नीचे गिर जाता है। अब ओंजू सान के पास आकर कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो। तभी सान अपना नेम बैज ओंजू को देकर बोलता है कि वो मरने के बाद भी तुम्हें हमेशा याद करेगा। वो ओंजू को गुड बाय करता है और भागकर सारे ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उन्हें छत पर ले जाता है। दूसरी तरफ सारे स्टूडेंट बाहर निकलने लगते हैं और देखते ही देखते साउंड से इंसू और नामारा को प्रॉब्लम होने लगती है। दूसरी तरफ सान सारे ज़ॉम्बीज़ को ऊपर ले जाता है और खुद लिफ्ट वाली जगह पर जंप कर जाता है, जिससे सारे ज़ॉम्बी नीचे गिर जाते हैं और इधर सारे के सारे स्टूडेंट पहाड़ी की तरफ भाग रहे होते हैं। दूसरी तरफ इंसू सान के पास आता है और कहता है कि तुम्हें मारते वक्त मुझे मज़ा नहीं आया। तभी सान हाथ में मिट्टी उठाता है और सोचता है कि मैं इसे भी नीचे गिरा दूंगा, लेकिन इतना पिटने के बाद भी इंसू बच जाता है और आंखों में धूल गिरने के बाद भी उसे कुछ नहीं होता। अब इंसू अपना बदला पूरा करने के लिए सान की आंख को फोड़ देता है, लेकिन फिर भी सान आगे ही बढ़ता है। दूसरी तरफ सिलेक्टेड जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया जाता है। पूरा शहर तबाह होने लगता है और देखते ही देखते सान इंसू को लेकर नीचे जंप कर जाता है। अब कैप्टन कहते हैं कि कल रेस्क्यू मिशन चालू कर देना और बचे हुए लोगों को ले आना, और आगे का मिशन भी अब तुम्हें ही संभालना है। तभी उसका जूनियर कहता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। इस पर कैप्टन बोलता है कि मैं थक गया हूँ और सोने जा रहा हूँ। हम देखते हैं कि कैप्टन पॉलिटिशियन के पास जाता है और कहता है कि शहर को बचाने के लिए हमने बॉम्ब गिराए हैं। आप यहाँ से बाहर जाकर लोगों के परिवार को सांत्वना देना। और इस पर पॉलिटिशियन को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुमने किसी के लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। फिर कैप्टन अपने रूम में जाकर अपनी ऑफिशियल यूनिफॉर्म पहनकर कन्फेशन रिकॉर्ड करता है कि ज़ॉम्बी को शहर से बाहर नहीं निकलने देना था। वायरस को फैलने से रोकने के लिए हमें इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा और इस सारे ब्लास्ट की जिम्मेदारी मेरी है। तभी हम देखते हैं कि कैप्टन मिस्टर ली की डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, जहां मिस्टर ली अपनी वाइफ और बेटे पर पेट्रोल छिड़ककर जलाने वाले होते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। यही बात कैप्टन कहता है कि मिस्टर ली तो एक हस्बैंड और एक फादर थे, तो भी वो ये काम नहीं कर पाए, पर मुझे तो पूरे शहर के बारे में सोचना था। फिर कैप्टन अपने घर पर कॉल करके अपनी वाइफ से बात करते हैं और अपने बच्चों के बारे में भी पूछते हैं। इसके बाद वो गिल्ट में आकर एक बंदूक से अपनी जान ले लेते हैं। अब हम देखते हैं कि पूरा शहर जल चुका था। हम उस कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को देखते हैं जहां सान ने ज़ॉम्बीज़ को नीचे गिराया था, वो भी जल के खाक हो जाते हैं। उसी के साथ हम सान का हाथ और इंसू का नेम बैज भी देखते हैं, जो कि बिल्कुल सही सलामत है। इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अब एपिसोड नंबर 12 की शुरुआत होती है, जो इस सीरीज़ का लास्ट एपिसोड है। हमें लिफ्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां सारे ज़ॉम्बी जल चुके हैं। क्वारंटाइन सेंटर में सब अपनी फैमिली को याद करके रो रहे होते हैं। इधर लेडी पॉलिटिशियन भी अपना रेजिग्नेशन लेटर फाड़ देती है। अब सीन पहाड़ी पर जाता है, जहां बच्चे जा रहे थे। टेसो चल नहीं पाता क्योंकि उसके पैर में चोट लगी थी। सब अपने स्कूल को जलते हुए देखते हैं। सुबह हो जाती है, सब आगे चल रहे होते हैं, लेकिन ओंजू कहती है कि तुम सब जाओ, मैं वापस स्कूल जाऊंगी। उसे अभी सान के जिंदा होने की उम्मीद थी। सोहयुग ओंजू के पीछे जाता है और फिर नामारा भी उनके पीछे जाती है। उधर नामारा बताती है कि यहाँ कोई ज़ॉम्बी नहीं बचा और न ही कोई इंसान बचा है। तब ओंजू ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि तुमने एक बार मेरी बात मान ली होती और मेरे साथ चलते, अब मैं अकेले रह गई हूँ। फिर सोहयुग और नामारा उसे अपने साथ ले आते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सोल्जर्स सेफ और अनसेफ जगह पर स्टिकर्स लगा रहे होते हैं।
और नामारा को लगता है कि रेस्क्यू मिशन उसकी वजह से ही फेल हुआ था, क्योंकि जब वो आए थे तो उस टाइम पे नामारा का टेम्परेचर लो था। तब अंजू कहती है कि तुम हमारी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। नामारा को अभी भी याद है कैसे लाइफ में पहली बार बॉनफायर के पास बैठी थी, वो भी अपने दोस्तों के साथ, और वो कहती है कि अगर वो बच गई तो वो ये चीज़ फिर से ज़रूर करना चाहेगी। आगे जाके ये लोग जंगल में भटक जाते हैं और बार बार एक ही जगह पहुंच जाते हैं। तभी आर्चरी प्लेयर को एक रिबन दिखाई देता है। तभी मिचन कहती है कि भला हो उसका जिसने ये रिबन लगाया। आगे जाकर ओंजो को अपने फादर की टॉर्च मिलती है, इस पर उनका सिग्नेचर था, और ओंजू समझ जाती है कि ये रिबन भी उसके फादर ने ही लगाया है। दूसरी तरफ सर्च टीम मिस्टर ली के घर पहुंचती है, जहां मिस्टर ली की वाइफ और बेटे बंधे हुए थे। तभी एक टीम मेंबर बोलता है कि ये भूख से मरने वाले हैं, लेकिन तभी उनका सीनियर बोलता है कि इन्हें ले चलो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इधर सारे स्टूडेंट शहर में पहुंच जाते हैं और यहाँ सब कुछ जल चुका था। नामारा को यह जगह सेफ नहीं लगती है। तभी नामारा कहती है कि ज़ोंबी आ रहे हैं, मतलब ब्लास्ट के बाद भी अभी ज़ोंबी बचे हुए थे। तभी सब भागने लगते हैं, लेकिन वो ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाते क्योंकि टेसू इंजर्ड था। अब टेसू कहता है कि वो नहीं जाएगा, उसे लगता है कि उसकी वजह से सब मर जाएंगे। वो कहता है तुम सब जाओ, मैं ज़ॉम्बीज़ को रोकूंगा, लेकिन उसके साथ सब रुक जाते हैं। अब सारे ज़ॉम्बी इन पर अटैक कर देते हैं और सभी फाइट बैक करते हैं, ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तभी एथलीट के ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है और तभी आर्चरी प्लेयर का भाई अपनी बहन की जान बचाने के चक्कर में इन्फेक्टेड हो जाता है। वो अपने भाई को किसी को मारने भी नहीं देती और देखते ही देखते उसका भाई ज़ॉम्बी बन जाता है और वो अपनी बहन पर ही अटैक कर देता है। तभी नामारा वहां आकर उसकी गर्दन तोड़ देती है। फिर सब वहां से जाने लगते हैं। नामारा पीछे थी, अब वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और वो अपने ग्रुप को खाना चाहती थी। तभी वो दीवार की तरफ जाकर अपना सर फोड़ने लगती है और अपने हाथ को काटने लगती है। अब वो समझ जाती है कि अगर वो अपने दोस्तों के साथ रही तो ये सही नहीं होगा। तभी सोयुक और ओंजू नामारा को ढूंढने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि नामारा एक ज़ॉम्बी को खा रही होती है। तभी ओंजू और सोयुक उसे बुलाते हैं। नामारा चिल्ला के कहती है कि यहाँ से चले जाओ और वो ओंजू पर अटैक कर देती है। सोयुक नामारा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाता। तभी नामारा को होश आ जाता है। तभी ओंजू कहती है कि तुम चाहो तो मुझे काट लो। फिर नामारा वहाँ से रोती रोती अकेले ही चली जाती है। सोयुक और ओंजू उसे ढूंढते हैं, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। फिर वो वापस अपने दोस्तों के पास आ जाते हैं। अब ये लोग एक रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाते हैं और उनके सामने आर्मी रहती है। फिर उन्हें चेक करके रेस्क्यू कर लिया जाता है। अब हमें क्वारंटाइन सेंटर का सीन दिखाया जाता है। तभी ओंजू के फादर के टीम का एक मेंबर ओंजू से कहता है कि तुम्हारे फादर तुम्हें लेने स्कूल गए थे, लेकिन ओंजू का उतरा हुआ चेहरा देखकर वो समझ जाते हैं कि वो नहीं बचे। अब इन्हें पूछताछ के लिए बुलाकर मिस्टर ली के बारे में पूछा जाता है, लेकिन इनमें से कोई भी उनके सामने कुछ नहीं कहता, क्योंकि ये वही लोग थे जो इन्हें स्कूल की छत पर ऐसे ही अकेले मरने के लिए छोड़ के चले आए थे। ये लोग बस आर्मी को गुस्से से देख रहे थे। अब 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लोग अपने मारे जा चुके लोगों के नाम का चिट बांध रहे थे। धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हो रही थीं। अब वहाँ कोई ज़ॉम्बी नहीं था। सर्दी का मौसम था, लोग धूप में बाहर निकल रहे थे। अब हम ओंजो को देखते हैं, जो रात में एक दीवार फांद कर दूसरी तरफ जाती है। तभी हम देखते हैं कि ओंजो ने सारे करीबियों के नाम की एक चिट बांध रखी है और वो सभी को याद करके वहाँ खाने का सामान रखती है। वो सान को सबसे ज़्यादा मिस कर रही होती है। जैसे ही वो वहाँ से जाने को होती है, तभी उसे अपने स्कूल की छत पर आग जलती दिखाई देती है और ओंजू ये देखती ही रह जाती है। क्वारंटाइन सेंटर में जाने पे हमें मिजन दिखाई देती है, जो एक कार्डबोर्ड पहन के घूम रही है, जिस पे लिखा हुआ है कि उसे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। ओंजू और सोयुक को मिले भी काफ़ी टाइम हो गया है। वो सोयुक को ढूंढती है और जैसे ही सोयुक उससे मिलता है, वो कहता है कि तुम कहाँ थी, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा।
तब इस पर अंजू कहती है कि मैं खुद को संभाल रही थी। वो कहती है कि तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है। मैं बाहर गई थी जहाँ मैंने स्कूल की छत पर आग जलते देखी। हो सकता है कि ये मेरा वहम हो। ये बात तुम किसी को मत बताना। मैं आज रात वहाँ जा रही हूँ। रात में जब अंजू वहाँ जाने को निकलती है तो वहाँ सोयुक नहीं बल्कि पूरी टीम रहती है जो यहाँ पे साथ में बच के आए थे। सब अंजू से कहते हैं कि हम तुम्हें वहाँ अकेले नहीं जाने देंगे। अकेले रहकर भी क्या, हमारी फैमिली तो बची नहीं। इससे अच्छा होगा कि हम स्कूल जाकर देखें कि हमारा वहाँ पे कौन मेंबर बचा है। सभी उस पेड़ के पास जाते हैं जहाँ अंजू ने चिट लगा रखी थी। सभी अपने पास मौजूद खाने के सामान को वहाँ रख देते हैं। टेसो के पास वो खाली चॉकलेट बार का रैपर था जो सान को बास्केटबॉल कोर्ट में मिला था। वो भी उसे यहाँ रख देता है। तभी आर्चरी गर्ल को स्कूल में आग जलती दिखाई देती है और अब सबको समझ में आ जाता है कि वहाँ कोई तो है। सभी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ सब कुछ जल चुका था। फिर ये लोग स्कूल में जाते हैं। स्कूल में भी अब कुछ नहीं बचा था। इन लोगों को वही दिन याद आने लगते हैं। ये लोग डरते डरते छत पर पहुँचते हैं और उन्हें वहाँ जलती हुई लकड़ियाँ दिखती हैं। वो आग बिल्कुल फ्रेश थी। ऐसा लग रहा था इस आग को अभी जलाया गया है। तभी सब सोचने लगते हैं कि शायद यहाँ रेस्क्यू टीम आई होगी या फिर कोई यहाँ नया स्कूल बनाने के लिए आया होगा या हो सकता है कि कोई ब्लॉगर आया होगा। लेकिन तभी अंजू कहती है कि ये बॉनफायर नमारा ने किया होगा क्योंकि उसका मन था कि बॉनफायर के पास वो अपने दोस्तों के साथ बैठे। लेकिन कोई उसके ज़िंदा होने की बात को नहीं मानता। लेकिन तभी नमारा पीछे से आ जाती है और सभी उसे देखकर शॉक हो जाते हैं कि वो अभी तक ज़िंदा कैसे है, वो भी बिल्कुल सही सलामत। तभी नमारा कहती है कि तुम लोग मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ ही गए। तुम लोग से मिलकर बहुत खुशी हुई। तभी अंजू कहती है कि तुम हमारे साथ चलो, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम ज़ॉम्बी भी नहीं हो। लेकिन तभी नमारा कहती है कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं चल सकती। मैं यहाँ खुश हूँ, यहाँ मेरे जैसे बहुत लोग हैं। नमारा कहती है कि वो लोग आ रहे हैं और ये कहकर वो स्कूल की छत से जंप कर जाती है। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं और नीचे देखने पे इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और ये सीरीज़ यहीं ख़त्म हो जाती है और ये सस्पेंस भी रह जाता है कि कौन कौन उसके साथ वहाँ अभी ज़िंदा हैं। क्या सान और इंसू भी ज़िंदा हैं, और अगर ज़िंदा हैं तो वो लोग रह कैसे रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।